हेलो एवरीवन। तो स्वागत है सब लोगों का हमारे टेस्ट नंबर 9 में। तो हमने कल 90 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। अभी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। कुछ इसमें करंट के हैं, तो करंट को तो हम नहीं पढ़ेंगे, बट जो जीएस के उनको पढ़ लेते हैं। इसके बाद में हम न्यू टेस्ट पेपर को देखेंगे, है ना। तो देखिए 91 से हम स्टार्ट करते हैं। 91 में हमारा क्वेश्चन है कि जीरो नेट एट से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, पर्यावरण में जीरो कार्बन उपस्थिति से। बी, एक प्रकार की बजट प्रणाली से। सी, किसी देश द्वारा वैश्विक संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण से। या डी, किसी देश विशेष की आर्थिक व्यवस्था में स्वनिर्भरता से। ठीक है, तो देखते हैं कि जीरो नेट ऐड के बारे में क्या सही होना चाहिए। देखिए, बात करें हम जीरो नेट ऐड की, तो जब किसी देश विशेष की आर्थिक व्यवस्था स्वनिर्भर हो जाती है तथा उसे किसी विदेशी आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह जीरो नेट ऐड कहलाती है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटेसिस परीक्षण संबंधित है डैश। ऑप्शन है, गर्भवती महिलाओं में प्रसव पूर्व परीक्षण से। बी, मेनिनजाइटिस रोग की जांच हेतु किया जाने वाला परीक्षण। सी, बुजुर्गों में अल्जाइमर रोग के परीक्षण से। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एमनियोसेंटेसिस परीक्षण आपका गर्भवती महिलाओं में प्रसव पूर्व परीक्षण से संबंधित है और इसके तहत विकसित हो रहे भ्रूण के चारों ओर विद्यमान उल्वीय द्रव की कुछ मात्रा निकालकर उसका परीक्षण किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जन्म दोष जैसे डाउन सिंड्रोम तथा गुणसूत्र विषमता की जांच हो जाती है। ठीक है, जैसे कई सारे बच्चे होते हैं ना, तो उसमें कहते हैं कि कहीं माइंड में कमी है, मतलब जब वो गर्भ में ही होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे आपने सुना होगा, कोई कोई केस आते हैं, तो वो उसका जो परीक्षण किया जाता है वो एमनियोसेंटेसिस परीक्षण के अंतर्गत ही कहा जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि बाजार में इनो के नाम से बिकने वाला एंटासिड होता है डैश। ऑप्शन है, मैग्नीशियम एल्वा। बी, फियॉन। सी, जिंक ऑक्साइड। या डी, क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो बात करें अगर हम यहाँ पर कि बाजार में जो इनो के नाम से बिकने वाला एंटासिड होता है वो आपका मैग्नीशियम एल्वा होता है, विच मीन्स कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु यानी फार पॉइंट होता है डैश। ऑप्शन है, 25 सेंटीमीटर। बी, 100 सेंटीमीटर। सी, 0 सेंटीमीटर। या डी, अनंत। अगर बात करें यहाँ पर, तो यह दूरतम बिंदु जिसे आंख बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकती नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा अनंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्त्र मिसाइल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर सही नहीं ये बताना है हमें। देखिए ये फिलहाल काम का है, करंट का है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अब ऐसे महीने का है जहाँ से हमें पढ़ना ही है। देखिए ऑप्शन ही कह रहा है कि यह हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। बी, इसकी मारक क्षमता 150 यानी कि 150 किलोमीटर है। सी, इसमें हाई एक्सप्लोसिव फ्री फ्रेगमेंटेड HMX हथियार लगाए जा सकते हैं। एंड डी है कि यह सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को भेदने और नष्ट करने में सक्षम है। तो बात करें अगर हम यहाँ पर, देखिए अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण 23 अगस्त 2023 को किया गया और यह हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है जो अत्यधिक कलाबाजी वाले सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को भेदने और नष्ट करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 160 किलोमीटर है, ना कि 150 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी हो जाएगा, क्योंकि मारक क्षमता यहाँ पर 160 होनी चाहिए, बट ये गलत है और यही हमें आंसर बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज किस राज्य में हुई। ऑप्शन है, महाराष्ट्र। बी, जम्मू कश्मीर। सी, गुजरात। या डी, तमिलनाडु। ये भी करंट का है, बट ऐसा है कि जो हम पढ़ सकते हैं। हाल ही में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने गुजरात में अलंग के पास खंभात की खाड़ी से एकत्र किए गए नमूनों में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की है। तो इस तरीके से बात करें तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि समर क्या है। ऑप्शन है, विश्व की सबसे बड़ी पवन चक्की। बी, जल रक्षा मिसाइल सिस्टम। सी, वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम। या डी, भारत और मालदीव के बीच एक सैन्य अभ्यास। तो बात करें अगर हम यहाँ पर, तो समर वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम है जिसे भारतीय वायुसेना ने 17 दिसंबर 2023 की वायुसेना स्टेशन पर श्रीलंका में आयोजित अभ्यास अश्व व्यक्ति, ठीक है, 2020 के दौरान सफल फायरिंग परीक्षण किया है। तो समर वायु आपका हो जाएगा
सी वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है सरसों का तेल, बी नारियल का तेल, सी ताड़ का तेल या डी गेहूं अंकुर का तेल। तो बात करें अगर यहाँ पर हम, तो देखिए मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन ई की जरूरत होती है। इन्हीं में से महत्वपूर्ण विटामिन ई है जो गेहूं के अंकुर के तेल में सबसे अधिक पाया जाता है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण का है। कथन हमारा कह रहा है, अभिकथन ए कह रहा है कि देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि अवर्णीय लवक मुख्यतः पौधों के भूमिगत तनों एवं जड़ों में पाया जाता है। कारण आर कह रहा है कि यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित रहता है या होता है। तो नीचे दो कोट दिए गए हैं जिनमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है। कोट हमारा ऑप्शन ए कहता है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कहता है कि ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है और डी ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा कथन सही होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें अभिकथन ए और कारण आर दोनों की, तो अभिकथन ए की व्याख्या कह रहे हैं कि अवर्णीय लवक जो होते हैं मुख्यतः पौधों के भूमिगत तनों एवं जड़ों में पाया जाता है क्योंकि यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होता है। अवर्णीय लवक आपका रंगहीन होते हैं, इनमें तेल एवं प्रोटीन जैसे भोज्य पदार्थों का संग्रह होता है। तो ऑप्शन ए सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा ए कथन आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ, मुझे टाइम, कई सारी चीज़ें मैं करती हूँ तो टाइम कई बार नहीं मिलता है, बट और मैं वीडियो को काफ़ी फास्ट वॉइस में अपलोड करती हूँ, नॉर्मल वॉइस में नहीं, मैं स्पीड को बढ़ाकर ही अपलोड करती हूँ। इसके बाद भी इतना क्रूशियल टाइम है और आप है कि आप लोग काफ़ी लोग ना वीडियो को सिर्फ ऐसे स्किप करके वो कर देते हैं, है ना, लाइक भी करना ज़रूरी नहीं समझते। तो कम से कम एटलीस्ट यार इतना तो समझ ही सकते हैं कि एक वीडियो को रिकॉर्ड करके उसको सारी चीज़ें काट छाँट करके आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उतना ही केवल अपलोड करना है। मेरा कभी भी इंट्रो 2-3 मिनट 5 मिनट का नहीं होता। ज़्यादातर वीडियोस में मैं देखती हूँ 5-6 मिनट तो वो केवल बात ही बताते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना। मैं एक मिनट या 56 सेकेंड लेती हूँ। इसके बाद भी इतना सही करने के बाद भी आपको लाइक करने में पता नहीं क्या हो जाता है, कोई आपका चार्ज नहीं कटता है ना। तो जब काफ़ी चीज़ें फ्री में मिलती हैं तो कई लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। थोड़ा सोचा करिए, मैं ज़्यादातर सुबह 4 बजे, 4:30, 5 बजे उठती हूँ सिर्फ वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मेरे आसपास बहुत वॉइस होती है और मैं चाहती नहीं हूँ कि ये फालतू की वॉइस आए और आपका वीडियो मतलब जो आप पढ़ रहे हैं अच्छा ना हो, है ना। तो इतना तो थोड़ा सा सेंस बनता ही है, समझदार है, कोई मेहनत कर रहा है और आपके काम में भी आ रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज भी नहीं है, तो उसको लाइक करने में क्या आ जाता है। आई होप कि आप समझेंगे इन चीज़ों को। ओके, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि बुग्याल या प्यार क्या है। ऑप्शन ए महान हिमालय में पाई जाने वाली मेघ बकरियां, बी महान हिमालय व मध्य हिमालय के मध्य पाई जाने वाली घाटियां, सी लघु हिमालय की ढाल पर पाए जाने वाले घास के मैदान, या डी हिमालय में पाए जाने वाले वन, है ना। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं और ये क्वेश्चन कई बार मैंने PYQ में भी देखा है। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग यथा सोनमर्ग, गुलमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा, लघु हिमालय की ढाल पर पाए जाने वाले घास के मैदान। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि UPSIDC का मुख्यालय स्थित है डैश। ऑप्शन ए लखनऊ में, बी कानपुर में, सी प्रयागराज में, या डी गाजियाबाद में। अगर बात करें हम यहाँ पर, देखिए अब ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन एक तरीके से बात करें तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम यानी UPSIDC का मुख्यालय कानपुर में स्थित है और यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत अवसंरचना विकास की प्रगति हेतु कार्य करता है। तो अगर आंसर की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा बी कानपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सूची का क्वेश्चन दिया गया, 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में अनुवांशिक रोग है और सूची सेकंड में उसका प्रभाव है। ऑप्शन फर्स्ट यानी ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, मंदबुद्धि, बी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नपुंसकता, सी टर्नर सिंड्रोम बांझपन, एंड डी हीमोफीलिया रक्त का थक्का न बनना। अब हमें इससे अपने ना कॉन्सेप्ट को मिलान करना है। हालांकि इसमें कोई भी चीज़ें आगे पीछे नहीं दी गई हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी
इस तरीके से दी गई कि डाउन सिंड्रोम आपका मंदबुद्धि हो जाएगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये आपकी नपुंसकता भी हो जाएगी यानी पुरुष में। टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे तो ये आपका बांझपन स्त्री। एंड हीमोफीलिया तो ऑब्वियसली सबको पता ही है, ये ऑब्वियस है, आई थिंक ज़्यादातर पता ही होगा लोगों को कि रक्त का थक्का न बनना, है ना। जब कोई चोट लगती है तो आप देखो पहले ब्लड बहता रहता फिर वो धीरे धीरे थक्का बन के वहीं पर मोटा मोटा सा हो जाता है। उससे क्या होता है कि ब्लड रुक जाता है ना। अगर वो नहीं हो रहा, ब्लड आपका बराबर निकलता जा रहा तो वो फिर हीमोफीलिया बोलते हैं। इस तरीके से देखेंगे तो सी ऑप्शन सही है, यानी कि ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी 3 एंड डी 4 सारे ऑप्शन आपके सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रमिक में व्यवस्थित करना। ऑप्शन है सालबाई की संधि, सेकंड सूरत की संधि, थर्ड देवगांव की संधि एंड फोर्थ बसीन की संधि। अगर बात करें यहाँ पर हम तो देखिए सूरत की संधि 1775 में आपकी होती है, 1775 में होती है ना। अगर यहाँ पर सालबाई की बात करोगे तो ये आपकी 1782 में होती है। बसीन की संधि की बात होगी तो 1802 में हो जाएगी। और अगर बात करें हम देवगांव की संधि तो ये आपकी 1803 में हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पहले मिलान कर लेते हैं। देखो इस तरीके से बात करोगे तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। सूची फर्स्ट में हड़प्पा के पूरा स्थल है और सूची सेकंड में आपके राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं, यानी कि जहाँ पर यह हड़प्पा सभ्यता के जो साक्ष्य हैं या जो जगह है, स्थान है, वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए बात करें मांडा उत्तर प्रदेश, बी दायमाबाद राजस्थान, सी मांडी जम्मू कश्मीर एंड डी कालीबंगन महाराष्ट्र। अब इसको हम मिलान कर लेते हैं। देखिए बात करें अगर मांडा की तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है, यानी कि मांडा ये आपका A3 हो जाएगा। अगर बात करें कालीबंगन की तो कालीबंगन तो राजस्थान में है, हर किसी को पता ही है। मांडी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है और दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा देखिए इस तरीके से देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा डैश। ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, बी -18 डिग्री सेल्सियस, सी -98 डिग्री 0.6 डिग्री सेल्सियस एंड डी -37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का जो औसत तापमान हो जाएगा वो डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि गलत सुमेल है डैश। ऑप्शन ए राजतरंगिणी कल्हण, बी हर्षचरित हर्षवर्धन, सी विक्रमान देवचरित विल्हण एंड डी रघुवंशम कालिदास। तो अब इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है ये हमें बताना है। तो देखिए हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी, ना कि हर्षवर्धन ने। तो ये आपका यहाँ पर बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर है बाणभट्ट। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है डैश। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, बी स्थिर ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा या डी विकिरण ऊर्जा। विंड पावर ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पर। तो बात करें तो बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को विंड पावर यानी पवन ऊर्जा कहते हैं और विंड पावर में गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो आपको पता हो गया होगा गतिज ऊर्जा यानी कि ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन कारण का है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों दिए गए हैं। अभिकथन ए कहता है कि प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। कारण आपका कहता है कि प्रकाशीय तंतु लंबी दूरी के संचार के लिए उपयुक्त होता है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सी ए सही है परंतु आर गलत है और डी ए गलत है परंतु आर सही है। बात करें तो अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि प्रकाशीय तंतु ग्लास, प्लास्टिक या सिलिका का बना हुआ अत्यंत पतला तंतु होता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा कि ए और आर तो सही है बट किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को कहते हैं। ऑप्शन ए अपश्रव्य तरंगे, बी पराश्रव्य तरंगे,
सी श्रव्य तरंगे या डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, और पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते, जबकि इन तरंगों को चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि द्वारा आसानी से सुना जा सकता है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेट्रोल की गुणवत्ता की माप है। ऑप्शन है C10 संख्या, बी ऑक्टेन संख्या, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें अगर यहाँ पर, तो ऑक्टेन संख्या जो होती है वो पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक होती है, जबकि C10 संख्या डीजल की गुणवत्ता का मापन करती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑक्टेन संख्या। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, कह रहे हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अवस्थित है। ऑप्शन है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर, बी 9 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर, सी 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर, या डी 7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसे हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी बिंदु 6.4 उत्तरी अक्षांश है, जबकि भारत की मुख्य भूमि का अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो 8.4 उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा है, इन्होंने भूमि का नहीं पूछा है ना, तो ये हो जाएगा सी 6.4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के कितने भाग हैं। ऑप्शन है 8 भाग, बी 5 भाग, सी 3 भाग, या डी 2 भाग। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए जो बौद्ध ग्रंथ है, तो सुत्त पिटक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है, अन्य त्रिपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक का विभाजन 5 निकायों, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय तथा खुद्दक निकाय में किया गया। तो इस तरीके से अगर बात करें यहाँ पर, तो बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के भाग के बारे में पूछा गया, तो ये हो जाएगा बी 5 भाग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि द जेंटू कोड निम्न में से किसका अंग्रेजी अनुवाद है। ऑप्शन है उपनिषद, बी मनुस्मृति, सी महाभारत, या डी पंचतंत्र। तो बात करें अगर द जेंटू कोड, तो ये आपका मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के प्रयासों से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति सबसे प्राचीन है। मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार मेघातिथि, गोविंदराज तथा कुल्लुक भट्ट हैं। तो इस तरीके से अगर आंसर की बात करें, कुछ चीज़ें उन्होंने बढ़िया से दी गई हैं, तो मैंने बता दिया ताकि आपका क्वेश्चन समझने का तरीका सही रहे, मतलब समझ में आ जाए तरीका क्या। तो क्वेश्चन कई बार क्या है कि केवल लाइन दे देते हो तो समझ में नहीं आता, आधार नहीं समझ में आता है ना। आंसर की बात करें इस क्वेश्चन की, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्न में से किसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है निम्न पुरापाषाण काल, बी मध्य पुरापाषाण काल, सी उच्च पुरापाषाण काल, या डी नवपाषाण काल। तो बात करें अगर यहाँ पर फलक संस्कृति के नाम से किसे जानते हैं, तो मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, और यह आपकी 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व के बीच का काल था। इसे यह नामकरण उस समय पपड़ियों के बने विविध प्रकार के फलक, बेदनी, छेदनी और खुरचनी जैसे औजारों की प्रधानता के कारण दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी चन्होदड़ो, या डी लोथल। बात करें यहाँ पर, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, एक प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल है। यहाँ शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक बच्चे की एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। इससे जल कपाली या मस्तिष्क शोथ की बीमारी का पता चलता है। सबसे पहले ज्ञात भूकंप का साक्ष्य भी यही मिला है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। ऑप्शन है फास्फोरस, बी मीथेन, सी ओजोन, या डी सल्फर। तो बात करें अगर यहाँ पर हम, तो देखिए इन्होंने कहा कि जो प्रकाश रासायनिक धुंध होती है, जैसे फॉग जिसे बोलते हो, या रात में जो धुंध छा जाती है, तो उसके बारे में पूछा। तो प्रकाश रासायनिक धुंध यानी कि स्मॉग, जो स्मोक प्लस फॉग का एक प्रकार होता है कि उसके वायु प्रदूषण की अवस्था है, और इसमें ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड और पैन नामक द्वितीय प्रदूषक उपस्थित रहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा ओजोन, और इसके साथ में ही फॉर्मल्डिहाइड भी रहता है। ठीक है, ये शामिल रहते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रतिभूतियों की
इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाई जाती है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सी वित्त मंत्रालय, या डी वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग। ठीक है, बात करें यहाँ पर हम तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा प्रतिभूतियों को इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाई जाती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा संसद में कानून पारित करके 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। और सेबी द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। तो बी आपका हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई? ऑप्शन है खाद्य जाल, बी खाद्य श्रृंखला, सी कीस्टोन प्रजाति, या डी पारिस्थितिकी तंत्र। बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र भूतल के एक निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली का आधारभूत क्रियात्मक इकाई है और जिसके अंतर्गत किसी स्थान के जैविक समुदायों एवं अजैविक संगठनों के बीच अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो डी हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तारांकित प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डैश, ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर सदस्य को तुरंत अपेक्षित होता है। सेकंड, तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है या दिया जा सकता है। तो कह रहे सत्य कथन है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर सदस्य को तुरंत अपेक्षित होता है और तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप में भी दिया जा सकता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची का है। दो सूचियां दी गई, सूची फर्स्ट में संस्था है और सूची सेकंड में उनकी स्थापना वर्ष है। ऑप्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स 1963, बी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1939, सी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1969 एंड डी सशस्त्र सीमा बल 1984। अब हमको इनमें मिलान करना है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की बात करें अगर यहाँ पर तो ये आपका 1984 में हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बात करें 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है ना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की, तो इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। सशस्त्र सीमा बल की बात की जाए तो 1963 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि D1। अब देखो D1 यहाँ पर 2 ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन A4, अब A4 यहाँ पर हाँ इसमें भी आ रहा है। इसके बाद में अगर बात करें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल C2, तो ये आपका यहाँ पर ए ऑप्शन इस तरीके से हमारा मिलान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगद आरक्षित अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डैश, ऑप्शन है इसे बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। सेकंड, इसमें कमी से बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो उपरोक्त में से असत्य कथन है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR, तो प्रत्येक बैंक को अपने कुल नगद रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है, जिसे हम CRR कहते हैं। तो कथन एक आपका सत्य है यहाँ पर। सेकंड कह रहे कि इसमें कमी यानी कि इसकी दरों में जो कमी से बैंकों के पास तरलता बढ़ जाती है, जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो कथन सेकंड भी सत्य है। अब चूंकि उन्होंने असत्य पूछा है तो ना तो फर्स्ट असत्य है ना ही सेकंड, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? ये लोक नृत्य है और ये राज्य है। ऑप्शन ए यक्षगान कर्नाटक, बी छऊ उत्तराखंड, सी बिहू केरल एंड डी मुखौटा नागालैंड। तो अब हमें इसमें से मिलान करना है कि कौन सा एक युग में सही सुमेलित है। ठीक है, ये लोक नृत्य है और ये उसके राज्य हैं। तो यक्षगान की अगर यहाँ पर हम बात करें तो यक्षगान आपका कर्नाटक में, छऊ की बात की जाए तो छऊ आपका झारखंड में, ये यहाँ पर उत्तराखंड है, ये गलत है यहाँ पर। बिहू की बात की जाए तो बिहू आपका असम का है, जबकि यहाँ पर केरल दिया, ये भी गलत सुमेलित है, ये भी गलत सुमेलित है। ठीक है, मुखौटा की बात करें तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये भी गलत सुमेलित है। तो अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए केवल यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? ऑप्शन है ब्रोकर्स कमीशन, बी संसद सदस्य को दिया जाने वाला भत्ता, सी भविष्य निधि कोष में अंशदान एंड डी विदेशों से प्राप्त उपहार। कह रहे किसको राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं करते हैं? देखिए बात करें हम तो राष्ट्रीय आय की गणना में विदेशों से प्राप्त उपहार को शामिल नहीं किया जाता है। ब्रोकर्स कमीशन, संसद सदस्य को दिया जाने वाला भत्ता, भविष्य निधि में अंशदान को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा विदेशों से प्राप्त उपहार, इसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट कह रहे हैं कि मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन था। ऑप्शन है 14, बी 12, सी 18 या डी 16 है। ठीक है, मूल संविधान की बात हो रही है। तो बात करें तो मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन था। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा डोंगरी, मैथिली एवं संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल आपकी 22 भाषाएं हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने मूल संविधान के बारे में पूछा तो मूल संविधान में पहले आपकी भाषाएं थी 14। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे वे क्षेत्र हैं जिनमें विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन है समाज सेवा, बी सेकंड साहित्य, थर्ड सहकारिता आंदोलन, 4 कला, 5 विज्ञान एंड 6 खेल। तो अगर नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, 4 एवं 5, बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एवं 5, सी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ एंड डी सेकंड, थर्ड, फोर्थ एवं फिफ्थ। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर तो देखिए आर्टिकल 80 मतलब आर्टिकल 18 सब आर्टिकल 3 के अनुसार राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा का फर्स्ट, सेकंड, 4 एवं 5। ठीक है, थर्ड आपका यहाँ पर नहीं रहेगा, सहकारिता आंदोलन नहीं है। तो अगर थर्ड कट गया तो ये भी कटा, ये भी गया और ये भी गया। ठीक है, विच मीन्स राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन पुरुष T20 क्रिकेट में पहली ऑन फील्ड महिला एम्पायर बनी। ऑप्शन है किम कॉटन, सेकंड रूबी क्रॉस, सी कैथरीना हैरिस एंड डी एली पोला सेन। ठीक है, अप्रैल 2023 की बात है, तो चले कोई नहीं, हम इसको स्किप नहीं करते हैं, देख लेते हैं। किम कॉटन अप्रैल 2023 में श्रीलंका एवं न्यूजीलैंड के मध्य हुए दूसरे T20 मैच में पुरुष T20 क्रिकेट में ऑन फील्ड एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा किम कॉटन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि सीमा सड़क सुरक्षा संगठन यानी कि BRO द्वारा अप्रैल 2023 में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित किस गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया। ऑप्शन है माड़ा गांव, बी मनुष्यारी गांव, सी नैना डीहा गांव, नैना हीरा गांव एंड डी एकेश्वर गांव। तो करंट का ये भी है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा माड़ा गांव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ज़्यादातर क्वेश्चन अप्रैल के हैं, तो अप्रैल के हमें करंट नहीं देखना, वैसे भी हमें जुलाई से लेकर के अभी आपके 2024 का करंट देखना। तो इतने क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। फिर हम जो हमने न्यू टेस्ट सीरीज की बात की थी पॉलिटी की है और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपके वैसे क्वेश्चन आपके PCS में आते हैं और PCS की टेस्ट सीरीज है, तो हम अब उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि सारे करंट के हैं ये कुछ क्वेश्चन, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन, तो अब इनको हम स्किप कर देते हैं। देखिए ये GS वर्ल्ड की है और ये टेस्ट नंबर हमारा 8 है। ठीक है, ये पॉलिटी का है। तो चलते हैं इसको देख लेते हैं फटाफट से। पॉलिटी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन खूब आते हैं और आपको पता ही है, तो कुछ लोगों के शायद एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप ज़्यादातर UP स्पेशल या इस तरीके से करवा दीजिए। तो मेरी कोशिश है एग्जैक्ट में भी कि मैं सबके मन का कर पाऊँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो ऑप्शन है बंधुत्व, बी व्यक्ति की गरिमा, सी अवसर की समता एंड डी अखंडता। ठीक है, सिंपल है बट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर रिवीजन नहीं किया है तो नहीं आंसर आएगा, रिवीजन कर रहे हैं तो हो जाएगा आराम से। देखिए 42वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो आपको ये कहीं लिख लेना है क्योंकि ये बहुत बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसमें कितने शब्द जोड़े गए थे, तो ये तो शॉर्ट से याद कर लो। तो सोशल हो गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष आपको हो गया एवं अखंडता हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ ऐसे लिख लोगे, कहीं पर भी लिख लो ऐसे थोड़ा सा पॉइंट में, तो आराम से पता चल जाएगा। क्योंकि वो तीनों शब्दों को एक साथ कभी कभी देते हैं, बट कई बार 1 या 2 ही देते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं, है ना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया। तो ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी कैबिनेट मिशन योजना 1946, सी क्रिप्स मिशन योजना 1942 एंड डी
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935। ये भी बहुत सिंपल है, बट सिंपल उन्हीं के लिए है जो रिवीजन कर रहे हैं। चाहे कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो, अगर रिवीजन नहीं है तो फिर वो हमारे लिए टफ ही है, ठीक है। तो अगर बात करें तो भारतीय संविधान का गठन प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सूची का क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में संविधान सभा की समिति है, सूची सेकंड में समिति के अध्यक्ष है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार उप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी प्रक्रिया नियम समिति JB कृपलानी, सी नागरिकता पर तदर्थ समिति S वरदाचारी एंड डी संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति JV मावलंकर। तो अब यहाँ पर हमें मिलान करना, ये कोड दिया गया है हमारा, ठीक है। देखिए अगर हम मिलान करेंगे तो मौलिक अधिकार उप समिति की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो आपका हो जाएगा JB कृपलानी, ठीक है, विच मीन्स A सेकेंड। अब A सेकेंड क्योंकि 2 ऑप्शन में दिया है, फिर आगे मिलान कर लेते हैं। प्रक्रिया नियम समिति, अगर बात करें प्रक्रिया नियम समिति की तो इसके जो वो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो A2 B1, ठीक है। तो अब इससे हमारा ऑप्शन A तुरंत निकल आता है, हमें और आगे जाने की जरूरत नहीं है। A2 B1 C3 एंड D4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यही आपका आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं किया जाता है तो डैश। ऑप्शन ए बजट को संशोधित कर पुनः प्रस्तुत किया जाता है, बी बजट को सुझाव के लिए राज्यसभा को भेजा जाता है, सी केंद्रीय वित्त मंत्री को पदत्याग के लिए कहा जाता है, एंड डी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र सौंपते हैं, ठीक है। तो इसमें से डी ऑप्शन हो जाएगा कि ये आपका नहीं किया जाता, ठीक है। देखिए जब सारे ऑप्शन को आप पढ़ लेंगे तभी आपको आंसर समझ में आएगा, अगर ऑप्शन को सही से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर समझ में नहीं आएगा, ओके। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं सूची में क्वेश्चन दिया गया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और आंसर को बताना है, ठीक है। चलिए सूची फर्स्ट देखते हैं पहले। देखिए ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947, बी राष्ट्रीय गान को अपनाया गया 4 नवंबर 1948, सी राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन मई 1949 एंड डी संविधान सभा का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया 24 जनवरी 1950 को। अब हम मिलान कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट तो आपका सही है कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। संविधान का अंतिम प्रारूप जो प्रस्तुत किया गया था वो नवंबर 1948 में। अगर बात करें राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन तो वो मई 1949 में किया गया था, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें, और सबको पता है कि राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस तरीके से आंसर की बात करें, देखिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। आप उसको अच्छे से देख लीजिए, फिर इसके बाद में टिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं। देखिए ऑप्शन है डॉक्टर KM मुंशी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी N माधव राव एंड डी N गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष, N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव और TT कृष्णमाचारी, ठीक है। इस तरीके से आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर बात करें आंसर की तो आपका आंसर यहाँ सीधा सीधा निकल आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपके प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की विशेषता को निम्नलिखित में से किससे लिया गया। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी भारत शासन अधिनियम 1935 से, या डी कनाडा के संविधान से, ठीक है। बात करें तो भारतीय संविधान में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए सार्वजनिक चुनाव में मतदान, बी वैज्ञानिक वृत्ति का विकास, सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एंड डी संविधान को मानना तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना। देखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सबको पता है पहले से संविधान संशोधन जो जोड़ा गया है ना। तो ऑप्शन ए सही है, सार्वजनिक चुनाव में मतदान ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये आपका दूसरी चीज में दूसरे के अंतर्गत आता है ना। तो इसका उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के कितने जिलों में विकास प्राधिकरण गठित है। ऑप्शन है 51, बी 45, सी 35 या डी 27, ठीक है। तो देखिए बात करें तो प्रदेश के विकासशील नगरों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अधीन
विकास प्राधिकरणों का गठन किया जाता है और प्रदेश में वर्तमान में 27 विकास प्राधिकरण है, यानी कि डी ऑप्शन सही है 27। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भारत में संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का परिमाण, एंड डी भारत सरकार की कार्रवाई का संचालन। तो ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को के रूप में भारत के संविधान में 1950 में शामिल किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए राजस्व विभाग, बी आर्थिक मामलों का विभाग, सी वित्तीय सेवाओं का विभाग, या डी व्यय विभाग। तो बात करें अगर हम यहाँ पर, देखिए आर्थिक मामलों का विभाग केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि राज्य ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है लखनऊ में, बी इलाहाबाद में, सी कानपुर में, या डी आगरा में। तो ये भी यूपी स्पेशल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम विकास से संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों मतलब ग्राम विकास के बारे में पूछा है, तो ये आपका प्रशिक्षण अनुसंधान एवं परामर्श लखनऊ में स्थापित है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे? ऑप्शन है 401, बी 202, सी 403, या डी 404। ठीक है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 403 है, जो कि उत्तराखंड के गठन के पूर्व 425 थी। तो इस तरीके से देखें तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है, यानी कि 403। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य कर सकता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के प्रधानमंत्री, या डी केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, देखिए वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखवाने की जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति की होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात किया गया? तो ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, बी भारत परिषद अधिनियम 1892, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, एंड डी भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें आंसर की, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सूची का है। दो सूचियाँ दी गई, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है तथा नीचे दी गई सूचियों की सहायता से मतलब कोड की सहायता से हमें आंसर बताना है। सूची फर्स्ट में शब्द हैं, सूची सेकंड में द्वारा परिभाषित है, यानी कि किस आर्टिकल के द्वारा परिभाषित है। ऑप्शन है भारत की संचित निधि अनुच्छेद 110, बी धन विधेयक अनुच्छेद 267 यानी 267, सी वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 266, एंड डी भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 265 द्वारा। ठीक है, एंड 5 में धारा 112 इस तरीके से दिया है, तो हमें इसका मिलान करना है। अगर हम मिलान की बात करें, भारत की संचित निधि आपकी 266 में डिफाइन है। ठीक है, ये अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ये डी हो जाएगा। धन विधेयक की बात करें तो सिंपल आपको पता ही है, धन विधेयक आपका 110 के अंतर्गत आता है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करेंगे अगर आप यहाँ पर, तो ये आपकी धारा 112 के अंतर्गत आ जाएगा। और भारत की आकस्मिकता निधि की बात करेंगे तो ये आपका 267, ठीक है, यानी कि सेकंड में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आंसर मिला लेते हैं। कूट हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन बनेगा, यानी कि A3, B1, C5 एंड D2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही फैक्चुअल और अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से इसको अटेंड कीजिएगा, मतलब हड़बड़ी में स्किप मत कर दीजिएगा, नुकसान आप ही का होगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑप्शन है अखिल भारतीय संघ, बी प्रांतीय स्वायत्तता, थर्ड केंद्र में द्वैत शासन, एंड 4 राज्यों में द्वैत शासन की समाप्ति। तो यहाँ पर कोट दिया गया ऑप्शन ए फर्स्ट तथा सेकंड, बी फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड, सी सेकंड थर्ड एवं 4, एंड डी फर्स्ट सेकंड थर्ड एवं 4। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें से बताते हैं कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए या क्या सही होगा। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ, और यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार हैं: अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैत शासन, राज्यों में द्वैत शासन की समाप्ति।
तो इस तरीके से अगर आंसर की बात करेंगे तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने हमेशा से ये कहा है कि समाजवाद का हमारा अपना ब्रांड है, हम अपनी ज़रूरत के अनुसार जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होगी उसका राष्ट्रीयकरण करेंगे, सिर्फ राष्ट्रवाद ही समाजवाद का हमारा प्रकार नहीं है। उपरोक्त कथन किसने कहा था? कथन के भी क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी एंड डी चौधरी चरण सिंह। तो देखिए जो ये शब्द हैं या उपरोक्त जो कथन है ये आपका इंदिरा गांधी जी यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद निम्न में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 262, बी अनुच्छेद 263, सी अनुच्छेद 362 एंड डी अनुच्छेद 261। अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में बात हो रही है तो संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के निर्णय से संबंधित है यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आपातकाल का आधार नहीं माना जाता? ऑप्शन ए बाह्य आक्रमण, बी युद्ध, सी आंतरिक गड़बड़ी एंड डी सशस्त्र विद्रोह बल। ठीक है, अगर बात करें क्वेश्चन की तो प्रारंभिक संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी का प्रयोग किया जाता था, किंतु यह शब्द बहुत ही अस्पष्ट था तथा विस्तृत अनुमान वाला नहीं था। तो 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया गया यानी बदल दिया गया। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया था? ऑप्शन है 1975 में, बी 1950 में, सी 1977 में एंड डी 1965 में। दो क्वेश्चन इससे खूब पूछे जाते हैं, भारत में लोकायुक्त के पद के बारे में और उत्तर प्रदेश स्पेशल रहता है तो उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत 1977 को उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंभर दयाल को नियुक्त किया गया। तो अगर क्योंकि सृजित आपका 1975 में किया गया था और वर्किंग में 1977 में आया था, अगर वर्किंग का पूछेंगे कि कब से कार्य करना शुरू हुआ तो 1977, लेकिन पारित किया गया था 1975 में। ठीक है, और पहले कौन थे तो न्यायमूर्ति विशंभर दयाल को नियुक्त किया गया था जो पहले लोकायुक्त थे यूपी के। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। ऑप्शन है 1976, बी 1975, सी 1977 एंड डी 1971। तो सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित मामलों की संख्या सामान्य न्यायालयों में निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे कर्मचारियों, अधिकारियों, निगमों और कंपनियों के धन और समय का अपव्यय होता है। अतः इस कठिनाई को दूर करने के लिए 1976 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1976। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन है मदन मोहन वर्मा, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी आत्माराम गोविंद खेर एंड डी नफीकुल हसन। बात करें अगर इस क्वेश्चन की तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अब देखिए ये यूपी स्पेशल के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, बी नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के द्वारा सदस्यों द्वारा, सी सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा या डी निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। बात करें अगर यहाँ पर हम तो नगर प्रमुख यानी मेयर का जो चुनाव होता है या निर्वाचन होता है वो सीधे आपके नगर के नियमावली द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अतारांकित प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यहाँ ऑप्शन है इस पर तारे का चिन्ह होता है, सेकंड इनके उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं, थर्ड इस तरह के प्रश्नों में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो ऑप्शन है हमारे यानी कि कोड दिया गया ऑप्शन है केवल सेकंड और थर्ड, बी फर्स्ट और सेकंड, सी केवल थर्ड एंड डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बात करें यहाँ पर तो आधारांकित प्रश्न वह होता है जिसमें यानी कि जिसका सभा में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और जिस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। ऐसे प्रश्न का लिखित उत्तर प्रश्नकाल के बाद जिस मंत्री से वह प्रश्न पूछा जाता है उसके द्वारा सभा पटल पर रखा मान लिया जाता है और इसे सभा के उस दिन के अधिकृत कार्यवाही वृत्तांत यानी ऑफिशियल रिपोर्ट में छापा जाता है। लिखित उत्तर के लिए एक दिन में केवल 230 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा केवल थर्ड आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। अब यहाँ पर नहीं रहे वो पूछ रहे हैं। ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत,
बी टी.एन. सिंह, सी नित्यानंद स्वामी एंड डी राम नरेश यादव। अगर बात करें यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर की तो नित्यानंद स्वामी जो हैं वो कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी लोग आपके मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं। ऑप्शन है शक्तियों का बंटवारा, सेकंड शक्तियों का पृथक्करण, थर्ड स्वतंत्र न्यायपालिका, फोर्थ प्रधानमंत्री का नेतृत्व एंड फिफ्थ लिखित संविधान। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। कोड हमारा दिया गया है। ऑप्शन है केवल सेकेंड और फोर्थ, बी केवल फर्स्ट और फोर, सी केवल फर्स्ट थर्ड और फाइव, यानी डी केवल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, बात करें अगर हम आंसर की तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, यानी कि 4 और सेकेंड आपका ऑप्शन गलत है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के पश्चात अस्तित्व में आए, उस समय लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय थे। सेकंड कह रहे हैं कि महात्मा गांधी राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे परंतु आर्थिक के नहीं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है ये पूछ रहे हैं और हमें बताना। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी कह रहे कौन सा सही नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। सेकेंड है, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के लिए चुने जाने के लिए अर्हत नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। तो कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर केवल सही है, फर्स्ट आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निवारक निरोध कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का हथियार है। सेकंड कह रहे हैं कि वर्तमान में इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। थर्ड कह रहे हैं कि निवारक नजरबंदी अधिकतम 6 माह के लिए हो सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और थर्ड एंड डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की बात करें, अनुच्छेद 22 यह अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, आप सबने पढ़ा ही होगा, किंतु निवारक निरोध विधि के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस तरीके से आंसर की बात करें तो केवल फर्स्ट आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो अभी फिलहाल 50 के आसपास क्वेश्चन हो गए हैं, उससे कुछ ज़्यादा ही हो गए, तो अभी इतने रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर आपसे मिलते हैं इसी आपका फाइनल पार्ट में या सेकेंड पार्ट में। ठीक है, चलो थैंक यू।